हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण कथन जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। इसमें कुछ कथन हम लोग नाटक से देखेंगे, कुछ निबंध से, कुछ कहानियाँ और कुछ उपन्यास से भी कथन लिए गए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए भी कुछ कथन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम लोग एक एक कथन को देखेंगे और उसे समझेंगे कि वह कथन किसका है और उस कथन में क्या बातें कही गई हैं। देखिए, सबसे पहला कथन है कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। इसमें पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन है तीन, तीसरा ऑप्शन है हडसन और चौथा ऑप्शन है हेरोडोटस। तो देखिए, जो यह कथन था तीन का, यानी जो तीन है वे आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं तथा जो विधेयवादी पद्धति है इतिहास में उसे की भी शुरुआत तेन ने की है। तो देखिए, यह कथन काफ़ी प्रसिद्ध था और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था। यह कथन किसका है? तो यह कथन तेन का है। अब हम लोग अगला कथन देखेंगे। अगला कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। इसमें ऑप्शन ए है नगेंद्र, ऑप्शन बी है शुक्ल जी, ऑप्शन सी है बच्चन जी और ऑप्शन डी है द्विवेदी जी। तो देखिए, ये जो दूसरा कथन है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, यानी शुक्ल जी ने जो माना है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध कथन था। अब हम लोग तीसरा कथन देखेंगे। देखिए, जो तीसरा कथन है उसमें है कि मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है, यानी इतिहास के बारे में किन्होंने ये कहा कि जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं उसका खोज ही इतिहास है। ऑप्शन ए है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, यह जो कथन है ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यानी ये जो कथन है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जो मानवीय प्रवृत्तियों की खोज है वह इतिहास है। अब हम लोग अगला कथन देखेंगे। चौथा कथन है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन है। देखिए, इसमें ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है बाबू गुलाब राय। तो यह कथन है जो कि शुक्ल जी का, क्योंकि शुक्ल जी ने काफ़ी कथन दिए हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा कथन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, यानी शुक्ल जी ने कहा कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। अब हम लोग आगे देखेंगे पांचवा कथन काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। मैं इस्लाम के महत्व को नकार नहीं रहा, परंतु पुनः जोर देकर कहना चाहूँगा कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो भक्ति का स्वरूप लगभग 12 आना वही होता जो आज हमारे सामने है। यह भारत की स्वतंत्र स्फूर्ति सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है, यानी जो भक्ति काल है उसके उदय के बारे में यहाँ से कथन कहा गया है। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वह मानते हैं कि जो भक्ति काल है उसकी जो उत्पत्ति है वो भारत की स्वतंत्र स्फूर्ति सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है। तो ये जो कथन है यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है ये। अब हम लोग आगे देखेंगे छठा कथन। देखिए, जो छठा कथन है यह है कि कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः इनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि कबीरदास के बारे में ये कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, यानी बच्चन सिंह ने जो कहा कि कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक है और यथार्थवादी है, अतः इनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। ये महत्वपूर्ण कथन है। अब हम लोग आगे देखेंगे सतवां कथन ये है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। इसमें ऑप्शन ए है बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन बी है बच्चन सिंह, ऑप्शन सी है शुक्ल जी और ऑप्शन डी है नंद दुलारी वाजपेयी। तो देखिए, जो यह कथन है यह कथन अपने रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि जो निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक ही कबीरदास ही थे।
अब हम लोग आगे देखेंगे 8वां कथन। 8वां कथन है पद्मावत के बारे में कि पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। पहला ऑप्शन है कि शुक्ल जी, दूसरा है द्विवेदी जी, तीसरा नगेंद्र और चौथा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो देखिए जो यह कथन है, ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि पद्मावत हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। ठीक, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं अगला कथन। देखिए जो 9वां कथन यह है कि वास्तविक अवधि जैसी की अवधि है उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्घान है। देखिए जो अवधि की अर्घान, अर्घान मतलब क्या होता है, सुगंध होता है। तो किन्होंने पद्मावत को अवधि की अर्घान कहा है? तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है बच्चन सिंह, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास और ऑप्शन डी है नगेंद्र। तो यह कथन है बच्चन सिंह का, यानी बच्चन सिंह ने पद्मावत को अवधि की अर्घान कहा है, काफी प्रसिद्ध है। अब हम लोग आगे देखेंगे 10वां कथन है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, वह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यानी यह कथन तुलसीदास जी के बारे में है। तो इसमें ऑप्शन ए है आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है रामस्वरूप चतुर्वेदी और ऑप्शन डी है बाबू गुलाब राय। तो देखिए जो यह कथन है, ये कथन हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह कथन कहा है और काफ़ी प्रसिद्ध कथन है इनके बारे में। अब हम लोग अगला कथन देखेंगे। ये कथन तो एकदम महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रसिद्ध है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इस पदों को भी, यानी विद्यापति के बारे में ये कथन है और काफ़ी प्रसिद्ध है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी है बच्चन सिंह, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ये कथन है, यह कथन शुक्ल जी का है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ये बहुत बार परीक्षाओं में आया है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाला। तो आपको ये तो याद ही हो गया होगा, पहले से भी याद ही होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। 12वां कथन है कि सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं किंतु हास रस के प्रेमी माने जाते हैं। देखिए जो ऐसा कथन जो है, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी द्विवेदी जी ने सुंदरदास को श्रृंगार रस के घोर विरोधी किंतु हास्य रस के प्रेमी माने हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्रश्न ये भी बनता है कि श्रृंगार रस के विरोधी संत कवि कौन है, तो सुंदरदास है। इन्होंने जो केशव दास है उनकी रचना और नंददास, इन दोनों की रचना की निंदा की थी। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला। इसमें 13वां कथन है कि बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने जो तुलसीदास जी, उन्हें बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक की संज्ञा दी है। अब हम लोग आगे देखेंगे। 14वां कथन है कि सूरदास बालक हृदय लेकर पैदा हुए और बालक हृदय लेकर ही इस संसार से निवाह कर गए। ये बहुत ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कथन है ये। और इन्होंने ये कथन जो है आचार्य द्विवेदी जी ने कहा था सूरदास के बारे में कि जो सूरदास है वो बालक हृदय लेकर पैदा हुए थे और बालक हृदय लेकर इस संसार से निवाह गए। अब हम लोग आगे देखेंगे 15वां कथन। जो 15वां कथन है ये मीरा जी के बारे में है कि मीरा का समस्त काव्य आंसुओं में सना एवं विरह में पगा है। तो ये कथन किसका है? तो इसमें पहला ऑप्शन में है नामवर सिंह, दूसरे में शुक्ल जी, तीसरे में नगेंद्र और चौथे में नाभादास। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी शुक्ल जी ने कहा कि जो मीरा है उनका समस्त काव्य आंसुओं में सना एवं विरह में पगा है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला कथन। 16वां कथन है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन दो रसों की कविता ही इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की रही इस काल को इस विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। इसमें ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी है बच्चन सिंह और ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास। देखिए ये जो कथन है ये कथन शुक्ल जी का है। यानी आपने सुना होगा कि जो श्रृंगार काल है, श्रृंगार काल किसने कहा? तो कुछ लोग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम आता है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि श्रृंगार काल कहने के लिए सजेशन सबसे पहले किसने दिया? तो सजेशन शुक्ल जी ने दिया था। यानी शुक्ल जी ने इस बात को कहा था कि यदि कोई इस काल को श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे अगला। इसमें है 17वां कि केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग्य के सफल कवि हैं। तो केशव के किन्होंने व्यंग्य के सफल कवि के रूप में माना है? तो वो माने हैं अज्ञेय जी। आपको ये याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे 18वां
बहुत इम्पोर्टेंट कथन है कि बिहारी सच्चाई शक्कर की रोटी है, जहाँ से भी खाओ मीठी लगती है। ये कथन किसका है? तो यह कथन है पद्म सिंह शर्मा का, यानी पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सच्चाई को शक्कर की रोटी कहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे 19वां कथन। 19वां कथन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन में आते हैं रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद तथा नगेंद्र जी। तो यह कथन है आचार्य डॉक्टर नगेंद्र जी का और काफ़ी प्रसिद्ध कथन है। अब हम लोग आगे देखेंगे 20वां कथन। 20वां कथन ये है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में तथा परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है, यानी ये कथन छायावाद से संबंधित है। तो देखिए यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामकुमार वर्मा का, यानी रामकुमार वर्मा जी ने माना है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में तथा परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे 21वां कथन है कि कामायनी छायावाद का उपनिषद है, यानी जो कामायनी है उसे छायावाद का उपनिषद किसने कहा? तो ये कहे हैं शांत प्रिय द्विवेदी ने, और ये काफ़ी प्रसिद्ध कथन है कि कामायनी को छायावाद के उपनिषद किसने माना है? तो शांत प्रिय द्विवेदी ने माना है। अब हम लोग आगे देखेंगे 22वां कथन। देखिए जो 22वां कथन है ये भी कामायनी से है। कामायनी एक मिथकीय रचना है जिसमें मानव एवं प्रकृति में सामंजस्य का प्रयास है। तो देखिए यह कथन जो है ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, यानी उन्होंने कहा कि जो कामायनी है वह एक मिथकीय रचना है जिसमें मानव एवं प्रकृति से सामंजस्य का प्रयास है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला कथन है 23वां कथन है कि प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु, यानी एक छोटा सा कथन यहीं से निकला है कि प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाले का धंधा कहा है? तो ये नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा था और ये भी कथन उन्हीं का है, इसी कथन से ये तथ्य निकला था। अब हम लोग आगे देखेंगे 24वां कथन। 24वां कथन ये है कि प्रयोगवाद एक शैलीगत विद्रोह है जो प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ, यानी किसने प्रयोगवाद को एक शैलीगत विद्रोह का नाम दिया है? तो वो जो नाम दिया था इसको डॉक्टर नगेंद्र ने, यानी नगेंद्र ने प्रयोगवाद को एक शैलीगत विद्रोह कहा था और उन्होंने ये माना था कि जो प्रगतिवाद की प्रक्रिया स्वरूप जो है यह प्रयोगवाद उत्पन्न हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे 25वां कथन। 25वां कथन है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है और तथा न हम वादी हैं। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं होता है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो देखिए ये जो कथन है ये कथन अज्ञेय जी का है और इन्होंने अज्ञेय जी ने ये कथन जो तारसप्तक है उसकी भूमिका में ये कथन कहे थे कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है तथा न हम वादी हैं। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं होता, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अब हम अगला कथन है कि वे कभी किसी स्कूल के नहीं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। ये भी कथन तारसप्तक के से ही संबंधित है कि इसमें इन्होंने कहा है कि जो तारसप्तक के कवि हैं वो राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये भी कथन जो अज्ञेय जी हैं उन्होंने ये कथन कहा है। अब हम लोग देखेंगे 27वां कथन। देखिए जो 27वां कथन यह है कि नई कविता आंदोलन ने प्रयोगवाद का अंत कर काव्य को निरर्थक एवं गद्य होने से बचा लिया, यानी किसने कहा कि जो नई कविता है, नई कविता आंदोलन ने प्रयोगवाद का अंत कर काव्य को निरर्थक एवं गद्य होने से बचा लिया। तो जो ये कथन है यह कथन है नलिन विलोचन शर्मा का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 28वां कथन। देखिए जो 28वां कथन है यह निबंध से संबंधित कथन है और काफ़ी प्रसिद्ध है कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यानी यह कथन किसका है? तो ये कथन शुक्ल जी का है और शुक्ल जी का जो ये कथन निबंध के बारे में काफ़ी प्रसिद्ध भी है। अब हम लोग आगे देखेंगे 29वां, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, यानी प्रेमचंद जी ने ये कहा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। देखिए इस तरह की जो
जो कथन है मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम आपको 300 कथन करा दूँ। तो इस तरह की 2-3 वीडियो और चैनल पे आएंगी। यदि ये वीडियो पे आप लोगों ने प्यार अच्छा दिया, अच्छा कमेंट किया, तो मैं बहुत जल्द ही इसकी और दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ। अब हम लोग इसमें देखेंगे जो 30वां और लास्ट कथन है कि पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन है। यानी किसने अपने उपन्यास को आत्मपीड़न का साधन बताया है, तो ये जो बताए ये जैनेंद्र ने बताए हैं। जैनेंद्र का कई उपन्यास आपको पता ही होगा। तो देखिए ये रहे 30 कथन जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थे और जो कि कुछ विगत परीक्षाओं में आए थे, कुछ ऐसे हैं जो आने वाली परीक्षाओं में आ सकती हैं। तो इस तरह मैं सोच रहा हूँ आपको 300 कथन कराने के लिए। तो आप जैसा होगा आप हमें कमेंट्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ। जो भी अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया मिला हो, तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं दूसरी वीडियो इस पे बनाऊँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।